बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं और फिज़िक्स की तैयारी नहीं है, एमसीक्यूज़ फार्मूले मुश्किल लगते हैं, फार्मूले और न्यूमेरिकल जो है इनमें जो है वो आपसे मिस्टेक्स होती हैं, फार्मूले समझ नहीं आते, तो ये वीडियो देखें। इसमें आपको एमसीक्यूज़ कवर कराने की कोशिश करूँगा। उसके अंदर जो फार्मूले न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने सिलेबस कवर किया हुआ हो, कुछ ना कुछ आपको पता हो, आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई हों, तब जो है ये आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल रहेगा। आइए बढ़ते हैं। पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ड्राइव्ड यूनिट। अब दो किस्म के यूनिट हैं, एक बेस यूनिट्स हैं और बाकी हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। बेस यूनिट्स कितने हैं जी? कितने बेस यूनिट्स? 7 हैं। पहले चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टेबल है बेस यूनिट्स की, 7 है। तो इन चारों को आपने देखना है और देखना है कौन सा ड्राइव यूनिट नहीं है। पास्कल ड्राइव्ड यूनिट है, न्यूटन ड्राइव्ड यूनिट है, वाट ड्राइव्ड यूनिट है, किलोग्राम। अगर आपको वो बेस यूनिट्स की टेबल आती है तो आपको पता चलेगा कि किलोग्राम जो है वो एक बेस यूनिट है, तो इसलिए इसका आंसर है किलोग्राम। दूसरा जी, ए थिम्बल ऑफ सर्कुलर स्केल। अब सर्कुलर स्केल कहाँ पे होती है आपके फ़ौरन ज़हन में आना चाहिए, स्क्रू गेज में। स्क्रू गेज की जो सर्कुलर स्केल है उस पे कितने इक्वल डिवीजन्स होते हैं? कंसिस्ट ऑफ इक्वल डिवीजन कितने होते हैं जी? ये अमूमी तौर पे जो नॉर्मल है उसमें 100 होते हैं जी। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़, ये भी बेस यूनिट में आपने अगर पढ़ा है, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो बेस यूनिट का टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ए मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज्ड टू मेजर, एक मेजरिंग सिलेंडर, ये भी आपने आगे पढ़ा हुआ है। तो उसके अंदर क्या चीज़ है जी? उससे मैस मेजर करते हैं, कोई एरिया मेजर करते हैं, लेवल मेजर करते हैं, उससे वॉल्यूम मेजर करते हैं, ठीक है जी। द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन पेरिस। पेरिस में एक 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, ये आपने लफ्ज़ पढ़ा होगा, एसआई सिस्टम के लिए, सिस्टम इंटरनेशनल के लिए, जहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड जो है वो मुतय्यन किए गए, वो पेरिस में कब हुई थी कॉन्फ्रेंस? 1960 में। ए कार इज मेड ऑफ प्रिंसिपल, कार के अंदर क्या है? मोशन है। और मोशन जहाँ पे आ जाए, हरकत जहाँ पे आ जाए, तो आपने फ़ौरन मैकेनिक्स को देखना है। आप मैकेनिक बुलाते हो ना, कार इंजन इस तरह की कोई भी चीज़ है तो आप फ़ौरन उसके मैकेनिक को, मैकेनिक का मतलब है वो इंजन को ठीक करने वाला, ठीक है ना जी। तो मैकेनिक्स में मोशंस आती हैं और मोशंस का जो है वो प्रिंसिपल है किस में? कार में। नेक्स्ट है जी, मैकेनिकल स्टॉप वॉच। सबसे पहले आम घड़ी है ना। अब ये क्या कह रहा है कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है ये कैन मैयर अप टू पार्ट ऑफ सेकंड, एक सेकंड का कितना हिस्सा मैयर कर सकता है। एक आम घड़ी में हम सेकंड कितने देख सकते हैं? 1 सेकंड देख सकते हैं ना, उससे छोटी चीज़ मैयर नहीं होती। मैकेनिकल स्टॉप वॉच में एक इसका 10वां हिस्सा भी मैयर हो जाता है, और जो डिजिटल स्टॉप वॉच है वो इसका 100वां हिस्सा भी मैयर करती है। तो ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, तो 1/10 सेकंड हम यहाँ पे इसका जवाब देंगे। एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रो सेकेंड। अब माइक्रो, ये प्रीफिक्स अगर आपको आती है, मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई है, प्रीफिक्स को आप समझ के आएंगे ना तो यहाँ पे बहुत आसान लगेगा। तो माइक्रो का आपको आना चाहिए कि माइक्रो किसके इक्वल है। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि माइक्रो जो है, माइक्रो इज इक्वल टू, माइक्रो, यहाँ पे मैं आपको बताऊं जी, माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶। अब ये 200 इसके साथ अगर करते हैं तो मैं 2 को हम यूँ भी लिख सकता हूँ, 2 × 100 को लिख सकता हूँ 10 की ताकत 2, ठीक है ना। तो 6 -6 और +2 इनको इकट्ठा कर दें तो -4 आ जाएगा। 2 × 10 की ताकत -4, ठीक है जी, ये सी इसका जवाब है। आ गया जी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, किस पर, कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये क्या बताता है? चलें इसको भी देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी एक साइड पे हमने क्या लेना है,
यहाँ पे डिस्टेंस लेना है, यहाँ पे टाइम लेना है, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस लेना है। अब ये ग्राफ वो कह रहा है क्या इसका आउटपुट है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी इस टाइम के साथ टाइम एक्सिस के स्ट्रेट या इस तरह एक लाइन, एक ही लाइन इस तरह अगर आपको देगी, मैं इसको डिलीट करता हूँ, अगर इस तरह सीधी एक लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल आपको मिलती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखें यहाँ पे डिस्टेंस ऊपर नहीं जा रहा, टाइम ने तो रुकना नहीं, टाइम चलता जा रहा है। इसका मतलब है जब डिस्टेंस फासला तय ना हो रहा हो, टाइम तो चल रहा है, तो फासला तय ना हो तो इसका क्या मतलब है कि बॉडी इज इन एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, इन मोशन नहीं, क्योंकि फासले नहीं तय हो रहा है, बॉडी रुकी हुई है। The body has translatory motion if it moves along a, ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन दूसरे चैप्टर में जो मोशन की टाइप्स हैं, अकसाम हैं, वो अगर आपने पढ़ी होंगी तो उसमें क्या है कि ट्रांसलेटरी ऐसी मोशन है कि रास्ता कुछ भी हो, किसी भी तरह हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, गोल हो, ठीक है, लेकिन विदाउट रोटेशन, बॉडी खुद रोटेट ना करे, ठीक है जी, सी आंसर है। ए ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस इन मीटर फी सेकेंड, मीटर पर सेकंड में इसका जवाब देना है, यानी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। ये है बड़ा यूनिट किलोमीटर पर आवर, ये है छोटा यूनिट, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते हैं ना, तो किलोमीटर बड़ा है, मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 आ जाएगा। तो यहाँ मैं आप लिखता हूँ 36, और ये है जी हमारे पास, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। अच्छा, पर आवर नीचे, घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 3600, तो ये 20 से 20 कट गए, ठीक है जी, 36 से 36 कट गया, बाकी क्या जवाब आया, 10, बाकी क्या जवाब आया जी, 10 जवाब है जी हमारा, 10 की तरह ये जवाब है, ठीक है जी, समझ आई ना। देखिए 36 के साथ किलोमीटर को मीटर में तब्दील करना है, यानी किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 से ज़रब कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और घंटे में सेकंड कितने होते हैं उससे डिवाइड कर दिया, यानी 3600 से डिवाइड कर दिया। अब इसको जस्ट 20 से 20 काटे, 36 को 36 से काटा, 10 इसका आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल। डिस्प्लेसमेंट इज ए कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट आपने वेक्टर्स को याद कर लेना है ताकि आपको बाकी सारी स्केलर होती हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी डेफिनेशन भी यही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी इसकी एक डायरेक्शन होती है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट इन ए यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड, यानी स्पीड चेंज हो रही है, देन द स्पीड टाइम ग्राफ इज, देखिए स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड एक साइड पे लेनी है, मैं इधर बना के देता हूँ, एक साइड पे आपने स्पीड लेनी है इस तरह, और इस तरफ आपने टाइम लेना है, ठीक है, ये v आपकी स्पीड है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड, यानी स्पीड चेंज हो रही है, तो स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है या आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, तो मतलब किस तरह का जो है ग्राफ बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है जी, तो इसका क्या जवाब है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब ये पैरेलल नहीं है किसी चीज़ के, ये नहीं समझ लेना कि ये पैरेलल है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस वाला नहीं है, स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल सेंटर में। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, एक सेंटर में एक मीन पोजीशन है, जैसे बच्चे का झूला होता है ना, जो ऊपर हैंग कर दिया जाए किसी चीज़ से तो वो आगे पीछे मूव करता रहता है, घड़ी के नीचे पेंडुलम होता है, वो सेंटर में रुकता है, अगर उसको हरकत मिल रही हो तो वो एक ही सेंटर के आगे पीछे मूव करता रहता है, उसको हम सेंटर को कहते हैं मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के इर्द गिर्द को कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, इस तरह की वाइब्रेशन को, इस तरह की मोशन को क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट है जी, द क्वांटिटीज दैट आर completely described by only magnitude,
अब देखिए स्केलर और वेक्टर पढ़ा है, दोनों में फ़र्क क्या है। स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होती है, वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो आपने खामोशी से स्केलर पे निशान लगाना है। द रिलेशन यूज टू फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की पहले डेफिनेशन आनी चाहिए, फार्मूला और यूनिट आना चाहिए। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है जी, चेंज या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब है उसको टाइम पे डिवाइड कर दो, चेंज का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दो। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ। देखिए स्केयर स्केयर नहीं है, एस नहीं है, वी एफ माइनस वी टी भी है, तो इसका ये पहला ए आंसर है। ठीक है जी। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पहले रुकी हुई थी। इट रिक्वायर स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 20 सेकेंड। डिस्टेंस मूव्ड, डिस्टेंस एस इज इक्वल टू वी टी, एस इज इक्वल टू वी टी आपने याद रखना है। एस इज इक्वल टू वी टी, जब स्पीड दी गई हो और टाइम दिया गया हो तो फिर आपने ये फार्मूला यूज करना है, एस इज इक्वल टू वी टी। लेकिन रिक्वायर्स स्पीड आफ्टर 20 सेकेंड, यानी ये स्पीड बढ़ती जा रही है, लेकिन ये फासला पहले तो ज़ीरो था, ये भी तो याद रखना है। तो यहाँ पे इसका ना एवरेज हमारे पास, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड कैसे निकालनी है, शुरू में है 0 प्लस 25 बाद में आएगी ना, ठीक है, और 2 पे डिवाइड कर दो, यानी ये आ जाएगा 25/2 यानी 12, 12.5, 12.5 ज़रा 20। ठीक है जी, कितना हो जाएगा, 12.5 को 10 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 125, 125 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, यानी 10 से मल्टीप्लाई करो फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 20 से हो जाएगा ना। तो ये 250 मीटर फासला तय होगा। कितना हो जाएगा 250। ये आप करके देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहले इस तरह ना आपने एवरेज निकालनी है। ये क्या है, एवरेज स्पीड शुरू में 0 थी, बाद में क्योंकि पूरे टाइम 20 सेकंड से पहले एक ही स्पीड तो नहीं थे ना, यूनिफॉर्म स्पीड हो ना, फिर हम ये 25 रखें। पहले 0 थी बाद में 25 हुई, तो जाहिर है हमने इसके सेंटर में रखना है। सेंटर कैसे निकालते हैं, मीन निकाल के, तो मीन निकाला ही है, ये मीन ही निकाला है, यानी इन दोनों का 25 का और 0 का सेंटर निकाला है, तो ये 12.5 आ गया, 12.5। इसको इस टाइम से मल्टीप्लाई करना है, टाइम कितना है 20, 20, तो 12.5, 12.5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी जवाब आएगा वही होगा, और वो क्या है 250 मीटर। ठीक है जी। द मोशन ऑफ द राइडर इन फेरिस व्हील इज, फेरिस व्हील जो ऊपर से नीचे घूम रहा होता है झूला, ठीक है, गोल गोल घूम रहा होता है, लेकिन उसके अंदर जो बैठे हुए राइडर है वो तो सीधा बैठा रहता है, वो तो नहीं घूम रहा ना, तो इसलिए इस मोशन को कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, यानी विद आउट रोटेशन। द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डेफिनेशन आती है ना, क्या है डेफिनेशन, ये डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, यानी डिस्टेंस बटा टाइम भी समझ लो, ठीक है, यानी कि मीटर पर सेकंड, ये जवाब है जी। स्पीड का भी यही यूनिट है, वेलोसिटी का भी यही यूनिट है। स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन की दो फोर्सेस हैं लेकिन अपोजिट हैं, एक इस तरफ खींच रहा है दूसरा दूसरी तरफ खींच रहा है, तो स्ट्रिंग में क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा टेंशन। ठीक है, 10 उसकी 10 इसकी, यानी 20 न्यूटन इसकी टेंशन होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला आता है ना, P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है जी, m का मतलब यानी कि किलोग्राम मैस, किलोग्राम, और v का मतलब मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, पर सेकंड, वन आएंगे इधर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है नहीं, वन वाला नहीं है ना, तो ये याद रखना है। तो फिर दूसरा फार्मूला लेंगे हम मोमेंटम का, दूसरा फार्मूला एक और भी है, वो क्या है, अगर हम मोमेंटम को यानी फोर्स को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी मोमेंटम है, समझ लें बस, वो भी क्या है, मोमेंटम।
अब इसका असल फार्मूला क्या है मैं वो लिखने लगा हूँ। F इज इक्वल टू, ये फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी कि आप P रख लें, ये चेंज इन मोमेंटम का मतलब P2 माइनस P1 कर लें, ठीक है। P क्या है, mv है, m1v1 या m2v2 माइनस m1v1 कर लें ओवर T, यानी इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अब T उधर भेज दें तो ये बन जाएगा न्यूटन, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, टाइम का है सेकंड, NS। इसको अब याद रखना है ना, तो कोई वर्ड हमें चाहिए ज़रा फनी सा, तो आपने याद रखना है कि मोमेंटम का एक यूनिट तो ये था किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दूसरा यूनिट है NS यानी नवाज शरीफ समझ लें, यानी न्यूटन सेकंड को आप किसी तरह भी ज़हन में बिठा लें, नवाज शरीफ बिठा लें या कोई और बिठा लें, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर है। इसके बाद है जी, विच लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया ये पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, कि बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, जो मोशन में है मोशन में ही रहेगी। किस वजह से, इनर्शिया की वजह से जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज। देखिए ये न्यूटन का थर्ड लॉ आपको आता होगा कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, लेकिन एक्ट ऑन द सेम बॉडी नहीं है, ये डिफरेंट बॉडीज़ पर, क्योंकि अगर सेम बॉडी पे एक्शन होगा और उतना ही रिएक्शन होगा तो मूवमेंट नहीं होगी। तो ये एक्शन और रिएक्शन इक्वल अपोजिट होते हैं लेकिन डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्ट करते हैं, ठीक है जी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, पीछे बात हो गई है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स का फार्मूला भी पीछे आपको बताया था, ठीक है जी। विच पैरामीटर रिमेन सेम एवरीवेयर। कौन सी ऐसी चीज़ है इनमें से जो हर जगह सेम रहती है, उसमें तब्दीली नहीं आती। तो मैस और वेट के जो कंपैरिजन है इसमें आपने पढ़ा था कि मैस एक जैसा रहता है और वेट जो है वो हाइट के साथ चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो वेट का ताल्लुक है जी के साथ। वेट का क्या फार्मूला है, वेट का फार्मूला है W इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू mg। तो अगर मैस निकालना हो तो मैस सेम है, और वेट निकालना हो तो उसको जी से मल्टीप्लाई करते हैं। मैस को जी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या जवाब है, इसका जवाब है मैस हमेशा एक जैसा रहता है, चेंज नहीं होता। नीचे है जी, द वेट ऑफ ए बॉडी इज 147 न्यूटन, 147 न्यूटन। वेट से मैस निकालना है, इट्स मैस विल बी कितनी, तो मैस निकालना है वेट से। देखिए इसका उलट हो गया, वेट निकाला था मैस से तो जी से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ से हम क्या करेंगे, जी से डिवाइड करेंगे, यानी 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 14.7 किलोग्राम, ठीक है जी। यानी अगर आपका वज़न है 40 किलो, तो आपका आपका अगर मैस है, अगर मैस आपका जो आप तोलते हो ना कंधे पे बैलेंस पे, वो आपका मैस होता है। अगर आपका मैस 40 किलो है ना, तो आपका वज़न वेट जो होगा वो 400 न्यूटन होगा, ठीक है ना। मैस और वेट में यही फ़र्क है ना, मैस का यूनिट किलोग्राम है, वेट का यूनिट न्यूटन है। जो हम बाज़ार में ये वज़न, जिसको हम वज़न वज़न कहते हैं, ये वज़न नहीं होता, ये मैस होता है, ठीक है ना। तो वज़न और मैस में आपने कंपैरिजन रखना है, इसको ज़हन में रखना है, इनमें फ़र्क है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, मोमेंटम इज़ ए, कौन सी क्वांटिटी है, मोमेंटम का फार्मूला पीछे गुजर गया, दोबारा लिख दूं, P इज इक्वल टू एम वी। मैस का तो पता है जी, स्केलर है। V वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर होती है, तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। F इज इक्वल टू, ये फार्मूला पीछे मैंने आपको समझाया क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये देखें ये P का चेंज दिखा रहा है और ये रेट हो गया, तो ये इसका है पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ फोर्स। तो ये इसका जवाब है। इफ ए वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कल इज डबल्ड, वेलोसिटी को अगर डबल कर दें
देन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, ये तब पता चलेगा जब हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आएगा। फार्मूला क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का, एम वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है ना। तो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। एफ छोटा सा सी लिखते हैं ताकि हमें याद रहे, सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फार्मूला है। वो कहते हैं वेलोसिटी डबल कर दो तो फाइनल आंसर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी बढ़ेगी, डबल का स्केयर जब लेंगे तो 4 गुना बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, 4 गुना, 4 टाइम्स हो जाएगी जी, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा स्केयर के हिसाब से बढ़ती है। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स, फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितने हैं, आपने जो चौथे चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में पढ़े हैं, वो 2 कंपोनेंट हैं जी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है जी, तो इसका ये जवाब है। द पैरेलल फोर्सेस विच हैव सेम डायरेक्शन, अब पैरेलल फोर्सेस की 2 अकसाम दी गई हैं, एक लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और एक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। जिनकी सेम डायरेक्शन हो वो लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, जिनकी अपोजिट डायरेक्शन हो वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होते हैं, और रिजल्टेंट फोर्स और नल फोर्सेस यहाँ पे नहीं आएंगी। आगे कुछ फार्मूले हैं जी, इसी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से आगे फार्मूले जो शुरू होते हैं, तो उसमें एक फार्मूला पूछ रहा है, द फार्मूला टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला, ठीक है, तकरीबन एंड पे दिया हुआ है, थीटा का फार्मूला और एफ का फार्मूला। ठीक है जी, यानी एफ एक्स का भी स्केयर लेना है, एफ वाई का भी स्केयर लेना है, दोनों को ऐड करना है और उसके ऊपर अंडर रूट लिखाना है, ठीक है, स्केयर रूट वाला, ठीक है, दोनों स्केयर होने चाहिए, प्लस होना चाहिए। देखें इसमें, देखें एक्स और वाई नहीं है, इसमें एक्स वाई है लेकिन दोनों के स्केयर नहीं है, इसमें स्केयर ही नहीं है, तो ए इसका जवाब है। 4 चैप्टर के ये हैं जी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड, अच्छा पिछले थे तीसरे चैप्टर के, ये चौथे चैप्टर के आगे, ठीक है, नहीं ये भी इसी चैप्टर के हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड, ये सिंपल सी डेफिनेशन है टार्क की, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, इट इज इजी टू टर्न ए स्टेयरिंग व्हील बाय अप्लाइंग, यानी गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील होता है ना आगे वाला, जिसको गाड़ी से, जिसके व्हील से हम ड्राइव करते हैं गाड़ी का, ड्राइविंग वाला जो सामने हाथ पकड़ के हम बैठते हैं, गोल व्हील होता है, तो उसे स्टेयरिंग व्हील व्हील बोलते हैं ना। उसको टर्न करना कैसे आसान है, दोनों हाथों से या एक हाथ से, दोनों हाथों से आसान है, दोनों हाथों से डबल फोर्स अप्लाई हो रही है तो उसे हम कपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। दो अपोजिट और पैरेलल जो फोर्सेस होती हैं वो अगर एक्ट करें एक ही बॉडी पे तो उसे हम बोलते हैं कपल। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप्ड बॉडी, इरेगुलर शेप बॉडी का अगर हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है, आपने ये साइड बॉक्स में इस तरह का एक डायग्राम देखी होगी, इस तरह, ठीक है, इधर ए बी सी लिखा हुआ है और इधर सेंटर पे ना एक इस तरह की कोई चीज़ लगी हुई है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लम लाइन, ठीक है ना। इसकी मदद से हम पॉइंट्स बनाते हैं और उनको आपस में भी मिलाते हैं, इधर से मिलाते हैं, तो ये इस तरह का एक आपने पढ़ा होगा, तो इसे प्लम लाइन बोलते हैं, यहाँ पे प्लम लाइन इसका आंसर है, ठीक है जी, ये जवाब है जी। टू फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, ठीक है, तो ये वही फार्मूले हैं जी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और एफ वाई होता तो एफ साइन थीटा, ठीक है, टेन थीटा इन दोनों में नहीं आएगा, टेन थीटा आएगा जब हम थीटा फाइंड करेंगे। ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स, अच्छा जी, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, स्पीड इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज जीरो, स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज जीरो, यानी स्पीड ना बढ़े तो बॉडी इक्विलिब्रियम में, स्पीड बढ़ती जाएगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, तो एक्सेलरेशन इज जीरो। ये आ गया वाई वाला। द फार्मूला ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ एफ इज, फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है यानी वर्टिकल कंपोनेंट है उसे हम एफ साइन थीटा से, इसका जो है ना ये फार्मूला होता है। द यूनिट ऑफ टार्क, टार्क का फार्मूला क्या है जी,
टार्क का क्या फार्मूला है, टा इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल, यानी फोर्स है और लंबाई है, मोमेंट आर्म है, ठीक है ना जी। यानी फोर्स का है जी न्यूटन और लंबाई का होता है, लेंथ का होता है मीटर। तो ये इसका आंसर है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है जी फोर्सेस ऑन डबल आर्म स्पैनर। डबल आर्म स्पैनर जो है उस पे जो फोर्स लगती है, पीछे जैसे हमने स्टेयरिंग व्हील की बात की, ये भी वही है, दैट इज कपल। कपल इसका आंसर है बी, बी ऑप्शन। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए लो ऑर्बिट सैटेलाइट, यानी ज़मीन के इर्द गिर्द जो चक्कर लगाते हैं ना सैटेलाइट, जो सबसे लो है, यानी उसकी हाइट समझ लें कि बहुत कम है, ना होने के बराबर है, ज़ीरो है, तो आपकी बुक में दिया हुआ है कि उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 8 किलोमीटर वो स्पीड रखता है, ऑर्बिटल स्पीड है उसकी। तो किलोमीटर नहीं है तो मीटर में 8000 मीटर पर सेकंड आएगा। ये किलोमीटर पर आवर में भी आ सकता है, फिर 29,000 आपने याद रखना है। तो यहाँ पे है 8000 मीटर पर सेकंड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, बाकी हिस्सा दूसरे पार्ट में देखिए।